यूँ तो हमारा देश भारत एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हरियाली से विकसित देश माना जाता है। लेकिन इसी खूबसूरत से देश में एक जगह ऐसा भी है जहाँ पर बारिश ना के बराबर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थार मरुस्थल के बारे में, जिसे हम द ग्रेट इंडियन थार या भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर थार रेगिस्तान के बारे में सब कुछ, कि कैसे एक इंसान यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं या फिर सरवाइव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास से वीडियो को, जिसमें हम आज देखने वाले हैं भारत के सबसे बड़े मरुस्थल रेगिस्तान थार मरुस्थल को बारे में। तो यूँ तो थार मरुस्थल दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक माना जाता है, जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाने वाला यह रेगिस्तान दुनिया के 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और शायद दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो इस रेगिस्तान को सबसे बड़ी खासियतों में से एक होता है। यह रेगिस्तान इतना बड़ा है, आप सोच सकते हैं कि इसका विस्तार दो देशों के बीच में है, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। जी हाँ, अगर आप इस रेगिस्तान में चलना शुरू करें तो आप इंडिया से पाकिस्तान जा सकते हैं इस रेगिस्तान के थ्रू। इस रेगिस्तान का तापमान इतना ज़्यादा गर्म होता है कि आप यहाँ पर सरवाइव करना तो छोड़िए, आप यहाँ पर जाना भी पसंद नहीं करेंगे। कहते हैं हम कि आखिर थार मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, आखिर कैसे एक हरा भरा क्षेत्र जहाँ पर जंगली जीवों का बसेरा हुआ करता था, वह आज एक वीरान और सुनसान से रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। जी हाँ, थार मरुस्थल पहले से इस तरह से नहीं हुआ करता था। आखिर हम देखते हैं कि थार मरुस्थल का निर्माण उसी समय हुआ जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था, यानी कि थार मरुस्थल का निर्माण भी कुछ हद तक हिमालय पर्वत के निर्माण के समकालीन ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हिमालय पर्वत का निर्माण ना होता तो आज थार मरुस्थल अपने मरुस्थल के रूप में ना होकर बल्कि एक हरे भरे जंगल के रूप में होता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि थार मरुस्थल का निर्माण हिमालय पर्वत के होने के कारण हुआ। अब उस कैसे हुआ, अब इसे समझिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ। ऐसे में हिमालय पर्वत जब इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ तो मानसून की वो शाखाएं जो पहले थार मरुस्थल की जगह पर बारिश कराते थे और वहाँ पे हरियाली लाने के लिए उत्तरदायी होते थे, वो शाखाएं अब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। जैसा कि आप सभी को पता है कि मानसून की दो शाखाएं आती है भारत में, एक अरब सागर की शाखा है, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा है। अरब सागर की शाखाएं अरावली पर्वत से टकराकर सीधा भारत में प्रवेश करती है, वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखाएं अब हिमालय पर्वत से टकराकर भारत में ही तक ही सीमित रह जाता है, अर्थात पश्चिमी क्षेत्र तक जा ही नहीं पाता, जिस कारण से बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होने लगी और इसी तरह धीरे धीरे थार रेगिस्तान का निर्माण होने लगा। चूँकि बारिश कम होने की वजह से इस जगह पर बहुत कम ज़्यादा जीव भी आने लगे और जीव जंतु मरने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे और तापमान बहुत ज़्यादा हाई होने लगा। लेते हैं हम थार मरुस्थल के क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि थार मरुस्थल कितना ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन एक शॉकिंग सी चीज़ ये भी है कि थार मरुस्थल जितना गर्म होता है, आखिर सर्दियों में वो उतना ठंडा भी हो जाता है। जी हाँ, आपको भले ही गर्मियों के दिनों में आपको यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखने को मिल सकता है, लेकिन ठंडियों के दिनों में यहाँ पर आपको -0 डिग्री सेल्सियस तक आपको ठंड देखने को मिल सकता है। ज़्यादा तापमान होने की वजह से ही कोई भी जीव यहाँ पर जल्दी सरवाइव नहीं कर पाती, यानी कि कुछ ही जीव जो कि रेगिस्तान में ही रहने के लिए लायक हो, वही जीव यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं और वही पेड़ पौधे यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं, अपने आप को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, जो इसे कम पानी की ज़रूरत हो। ऐसे में थार मरुस्थल में बहुत ज़्यादा जीव तो नहीं मिलते, लेकिन जितने भी जीव मिलते हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।